गुड मॉर्निंग। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं एसपी राठौर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट शिक्षा पर। आज हम फिर से अपनी उसी कड़ी में, आधुनिक भारत के इतिहास की कड़ी में, नए टॉपिक के बारे में देख रहे हैं। ये टॉपिक हम जो पढ़ रहे थे उसके संबंध में है। यूरोपीय कंपनियों का भारत पर आगमन हुआ था, उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लगातार अपने साम्राज्य का विस्तार करती जा रही है। इस साम्राज्य विस्तार के क्रम में वो पहुंचे हैं अब कब्जाने के लिए मराठा साम्राज्य को। और इसी के साथ हम देखेंगे जो अंतिम राज्य बचेगा, बड़ा राज्य, वो होगा पंजाब। तो आज सबसे पहले देख लेते हैं किसके बारे में। अंग्रेजों व मराठों के बीच जो संघर्ष होगा उस कड़ी में हम लोग देखने वाले हैं कि अंग्रेजों व मराठों का जो संघर्ष होगा। यहां मैं आपको बता दूं कि मुगल साम्राज्य के बाद यदि कोई भारत में सर्वाधिक शक्तिशाली था तो वो थे मराठा। लेकिन मराठाओं के साथ एक समस्या हो गई थी, और वो समस्या हुई तब जब एक विदेशी व्यक्ति भारत में हमला करने चला आता है। और वो कौन है? वो है अफगान सरदार अहमद शाह अब्दाली। एक अफगान है जिसका नाम है अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली। ये अब्दाली ऐसा क्या करता है कि मराठाओं की शक्ति छिन्न भिन्न हो जाती है एकदम। वो चीज है आपके पानीपत का युद्ध। पानीपत के 3 युद्ध आपने पढ़े होंगे। पानीपत का जो तीसरा युद्ध है, इस युद्ध का बड़ा ही घातक परिणाम होता है। ये तीसरा युद्ध जो कि 1761 में हुआ था, इस युद्ध में क्या होगा? इस युद्ध की एक सबसे बड़ी बात यह होती है कि इस युद्ध में अब्दाली द्वारा मराठे पूरी तरह पराजित हो जाएंगे। अब्दाली द्वारा मराठा पराजित हो जाएंगे इस युद्ध में, और ये एक बहुत बड़ी क्षति होगी मराठों के लिए, मराठा शक्ति के लिए। जब मराठा पूरी तरह पराजित हो जाएंगे इस युद्ध में, तो अंग्रेजों के लिए ये बहुत ही मुनासिब हो जाएगा, उनके लिए सरल हो जाएगा कि वो मराठाओं पर कब्जा करें। इसी क्रम में शुरुआत होगी मराठाओं और अंग्रेजों के बीच संघर्ष की, जिसका कारण रहेगा सूरत की संधि। तो यहां पर हमने देखा कि अफगान सरदार की बात हो गई। अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को पराजित कर दिया है। मराठों की शक्ति समाप्त हो गई है लगभग। तो अगली बात करें कि अंग्रेजों के साथ संघर्ष कैसे होगा इनका। तो अंग्रेजों के साथ संघर्ष का परिणाम होगा 1775 की एक संधि। 1775 की एक संधि होगी जो कि कब की है? 1775 की एक संधि है। इस युद्ध अंग्रेजों व मराठों के बीच संघर्ष की कहानी में सबसे पहले आते हैं 1775 की संधि, जिसे कहा जाता है सूरत की संधि। सूरत की संधि कर ली जाएगी मराठों के साथ, रघुनाथ राव के साथ। सूरत की संधि किसके साथ की जाएगी? रघुनाथ राव के साथ की जाएगी। रघुनाथ राव पेशवा हैं। रघुनाथ राव किसके साथ? रघुनाथ राव और बंबई की सरकार के बीच, बंबई की सरकार के बीच एक संधि होगी सूरत में 1775 में। ये संधि अंग्रेजों के साथ युद्ध संघर्ष की शुरुआत होगी मराठों की। तो देखते हैं अंग्रेजों व मराठों के बीच 3 युद्ध हुए हैं, उसके कारण क्या है? पहले युद्ध का कारण है सूरत की संधि, जो कि रघुनाथ राव के साथ और बंबई की सरकार के बीच होगी। तो देखिए होगा क्या? होगा ये, प्रथम आंग्ल जो मराठा युद्ध होगा उसका क्या सीन बनेगा मैं आपको बता दूं। यहां पर प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का मैंने आपको जैसे कारण बताया, वो कारण क्या बताया मैंने आपको कि इस युद्ध का कारण क्या है? कारण है सूरत की संधि। कारण है सूरत की संधि। सूरत की संधि जो हुई है वो किस किस के बीच हुई है? सूरत की संधि हुई है रघुनाथ राव, किसके बीच हुई है? रघुनाथ राव व बंबई की सरकार के बीच। बंबई की सरकार के बीच, इस सरकार के बीच जो संधि हुई उसे उस समय के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने मानने से इनकार कर दिया। उस समय के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस संधि को मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि ये संधि नहीं मानी जाएगी। जब ये संधि नहीं मानी गई तो सूरत के लिए एक सेना भेज दी गई, और इस सेना ने क्या किया? गुजरात के आरस के मैदान में, गुजरात का एक मैदान है आरस का मैदान, उस आरस के मैदान में युद्ध हुआ।
अंग्रेजों व मराठों के बीच 1775 से लेकर 1782 तक, इसी को कहा जाता है आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, जिसका कारण था वारेन हेस्टिंग्स द्वारा सूरत की संधि को मानने से इनकार कर देना। इस युद्ध में भी कुछ संधियां हुई। इस युद्ध में एक संधि हुई पुरंदर की संधि 1776 में। 1776 में यह संधि होती है, कौन सी? पुरंदर की संधि होती है। वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा इस संधि को भी मानने से इनकार कर दिया जाता है। एक संधि होती है फिर बड़गांव की संधि 1779 में। बड़गांव की संधि को भी मानने से इनकार कर दिया जाएगा। बड़गांव की संधि को भी मानने से क्या कर दिया जाएगा? इनकार कर दिया जाएगा। फिर एक संधि होती है सालबाई की संधि। इस सालबाई की संधि के विषय में मैं आपको बताऊं कि इस सालबाई की संधि में क्या होगा। देखिए, इस सालबाई की संधि में होगा ये संधि होगी सिंधिया की मध्यस्थता से। सिंधिया, कौन से सिंधिया? मैं पूरा नाम बता दूं इनका, ये है महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया, ग्वालियर के सिंधियाओं को आप जानते ही होंगे, ये सिंधिया ग्वालियर के ही थे। महादजी सिंधिया की मध्यस्थता के कारण यह संधि होती है, और इस संधि के कारण क्या होगा? सिर्फ एक खास चीज निकल के आएगी, वो ये कि महादजी सिंधिया को अंग्रेज एक स्वतंत्र राजा स्वीकार कर लेंगे। क्या कर लेंगे? एक स्वतंत्र राजा स्वीकार कर लेंगे महादजी सिंधिया को। यह इस संधि की एक बस खास बात होती है, और इसके अलावा इस संधि में कुछ नहीं होता है। तो हम देखें, प्रथम जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ है आरस के मैदान में, इस मैदान में क्या होगा? मराठे पराजित हो जाएंगे। यहां पर मराठा पराजित हो गए हैं। पराजित होने के साथ ही पुरंदर की संधि हो गई, बड़गांव की संधि हो गई, सालबाई की संधि हो गई। सालबाई की संधि की विशेषता यह है कि पहली बार महादजी सिंधिया को अंग्रेज एक स्वतंत्र राजा के रूप में स्वीकार कर लेंगे। सिंधिया कौन है? सिंधिया एक मराठा सरदार हैं। अब ये एक स्वतंत्र राजा की तरह रहेंगे। अब बात करें कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध पर आते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट पर आए हम। तो अब क्या होगा? अब है दूसरा युद्ध तैयार हो गया फिर से। अब क्या हो गया? दूसरा युद्ध तैयार हो गया है। दूसरा युद्ध जो है, अब देखिए यहां पर पेशवा हैं एक, इनका नाम आपने बहुत सुना होगा, पेशवा बाजीराव द्वितीय। यहां पर पेशवा हैं बाजीराव द्वितीय, बाजीराव सेकंड, ये हैं इस युद्ध के केंद्र। ये युद्ध चलता है 1803 से लेकर के 1805 तक, और इस युद्ध के दो केंद्र हैं। पहला केंद्र है दक्कन में, जो आर्थर बैलेज अली के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी जाएगी, और उत्तर भारत में जनरल लेक के द्वारा ये लड़ाई लड़ी जाएगी। और दोनों ही स्थानों पर क्या होगा? अंग्रेज विजयी होंगे। इसमें क्या होगा? अंग्रेज विजयी रहते हैं। इस युद्ध में भी क्या होगा? अंग्रेज विजयी रहेंगे। औरंगाबाद के असाई में सिंधिया व भोंसले दोनों ही पराजित हो जाएंगे। औरंगाबाद महाराष्ट्र का एक जिला है, इसके पास में एक जगह पड़ती है असाई, वहां पर सिंधिया भी पराजित हो गए, भोंसले भी पराजित हो गए हैं। ठीक है, देखिए सिंधिया की महत्वाकांक्षाएं हैं इसके लिए जिम्मेदार, भोंसले भी अंग्रेजों के अधीन नहीं रहना चाहते हैं, इसलिए ये युद्ध होगा। इस युद्ध के बाद भी दो संधियां होंगी, एक देवगांव की संधि और एक सुरजी अर्जन गांव की संधि। देवगांव की संधि स्वतंत्र रूप से अंग्रेज कर रहे हैं संधियों को, भोंसले के साथ अलग संधि हो रही है, सिंधिया के साथ अलग संधि हो रही है। भोंसले के साथ होगी देवगांव की संधि, जिसमें भोंसले की शक्ति समाप्त हो जाएगी। सुरजी अर्जन गांव की संधि होगी जो कि सिंधिया के साथ होगी, इसमें सिंधिया को भी अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ जाएगी। इस युद्ध में यही सब होता रहता है। अब बात करें द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में, एक जगह पड़ती है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में ही लवसारी में क्या होगा? अलवर क्षेत्र के पास एक लवसारी जगह भी पड़ती है, वहां पर भी होलकर को पराजित कर दिया जाएगा। होलकर पराजित हो जाएंगे। होलकर भाग करके अमृतसर चले जाएंगे। होलकर भी कौन है? इंदौर के होलकर, वो भी पराजित हो जाएंगे। धीरे धीरे करके सबको पराजित किया जा रहा है, किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा, और अपनी शक्ति का प्रभाव लगातार बढ़ाया जा रहा है। नेक्स्ट बात करें अब तीसरे युद्ध के बारे में, तो देखिए तीसरा युद्ध आंग्ल मराठा युद्ध होगा तीसरा, और ये तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध होगा 1817 से लेकर के 1818 तक होगा। इस युद्ध का एक प्रमुख कारण है, कई एग्जाम से पूछा गया है कि तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध का कारण क्या था। तो तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध का कारण था जो हेस्टिंग्स है। ये देखिए, ये वारेन हेस्टिंग्स नहीं है, अब ये दूसरा है, गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स
ने पिंडारियों के विरुद्ध एक अभियान चलाया था। उस अभियान से मराठाओं के प्रभाव को चुनौती मिली है। मराठाओं के प्रभाव को जब चुनौती मिली तो इस चुनौती के बाद मराठाओं ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। और इस समय पेशवा कौन है? जैसा मैंने बताया, बाजीराव द्वितीय पेशवा। इस युद्ध का परिणाम निकलेगा, ये युद्ध तो होगा, इस युद्ध में किर्की का युद्ध होगा और किर्की के युद्ध में पेशवा बाजीराव द्वितीय क्या हो जाएंगे? पूर्णतः पराजित हो जाएंगे और उन्हें मजबूरन संधि करनी पड़ेगी। और ये संधि होगी पूना की संधि, जो कि 1817 में होती है। इस 1817 की पूना की संधि में पेशवाई समाप्त हो गई, यानी कि पेशवा का पद समाप्त हो गया। पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया भाई। पेशवा का जब पद समाप्त हो गया और 1818 में बाजीराव द्वितीय जो हैं, इस समय के जो पेशवा थे, सर जॉन मेलकम के समक्ष आत्मसमर्पण कर देते हैं। फाइनली मराठा का जो साम्राज्य है वो पूरी तरह समाप्त हो गया, यानी कि ये कह सकते हैं कि मराठा साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। मराठा साम्राज्य, जो मराठा संघ था, वो एकदम छिन्न भिन्न हो गया एकदम। इस युद्ध के बाद 3 युद्ध हुए। तीसरे युद्ध में जब पेशवा ने ही आत्मसमर्पण कर दिया, प्रश्न पूछा जा सकता है कि बाजीराव द्वितीय तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? हेस्टिंग्स। ये पूछा जा सकता है कि पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय थे। किसके समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था? तो सर जॉन मेलकम के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया पेशवा बाजीराव द्वितीय ने 1818 में। इसी के साथ ये युद्ध समाप्त हो गया। इस युद्ध के बाद क्या हुआ? इस युद्ध के बाद पेशवा को पेंशन दे दी गई। पेशवा को पेंशन दे दी गई, लगभग 8 लाख रुपए सालाना की पेंशन थी। और पेशवा को कहा गया कि अब वो पूना में नहीं रहेंगे। पेशवा का निवास स्थान क्या था? पूना। लेकिन अब वो पूना में न रह करके उनको कहां निर्वासित कर दिया गया? उनसे कहा गया बिठूर। बिठूर कहां पर है? बिठूर कानपुर में है। इसी को जब हम 1857 की क्रांति पढ़ेंगे तो इनके दत्तक पुत्र नाना साहब के बारे में हम पढ़ेंगे, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था 1857 के विद्रोह में। तो बिठूर में निर्वासित हो गए। इनको कहा गया कि आप बिठूर में रहिए और बिठूर में रहकर ही अब किसी गतिविधि, राजनीतिक गतिविधि में आप एक्टिव नहीं रहेंगे। इसी के साथ पूना साम्राज्य से सतारा को अलग करके एक नया राज्य बना दिया गया, जिसके राजा बनाए गए प्रताप सिंह। ये कौन बनाए गए? राजा बनाए गए। ये भोंसले वंश के थे। ये किस वंश के थे? भोंसले वंश के, उसी वंश के जिस वंश के शिवाजी हैं, यानी कि ये शिवाजी के वंशज थे। अब बात आती है कि एक और लास्ट चीज यहां पर मैं बता दूं आपको कि अंतिम राजा कौन है मराठों के? अंतिम राजा हैं मराठों के, आपके मराठों के राजा, मैं पेशवा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मराठाओं के राजा की बात कर रहा हूं। और ये मराठाओं के राजा कौन है? छत्रपति, यानी ये भी कह सकते हैं अंतिम राजा या छत्रपति कौन थे, है ना? छत्रपति कहा जाता था मराठाओं के जो शासक वर्ग होता था उसको। तो ये हैं आपके शहाजी। कौन है आपके? शहाजी अप्पा साहेब। ये कौन है? अंतिम शहाजी अप्पा साहेब। शहाजी अप्पा साहेब पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। शहाजी अप्पा साहेब ये कौन है? अंतिम छत्रपति। मराठाओं के अंतिम छत्रपति कौन थे? शहाजी अप्पा साहब थे। पेशवा को पेंशन मिल गई है, तीसरा युद्ध समाप्त हो गया। अब हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे किसके बारे में, और ये बात होगी अब मराठाओं के बारे की बात हो चुकी है। अब बात करेंगे अब हम सिखों के बारे में। अंग्रेजों व सिखों के बीच भी युद्ध होता है। इस युद्ध मैंने आपको पहले ही शुरुआती पहली क्लास में, अगर जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा हो वो उसको देख सकते हैं, मैंने पहले ही बताया कि आप ये चीज़ को नोटिस करिए। अंग्रेज आए भारत में और उन्होंने पहले अपने विदेशी कॉम्पिटिटर्स को समाप्त किया, यानी पुर्तगालियों को समाप्त किया, डच को समाप्त किया, डेनिश को समाप्त किया, फ्रांसीसियों को समाप्त किया। अब उनका टारगेट क्या हो गया था? भारत में भारत में किस किस राज्य को कैसे कैसे कब्जाना है। तो उन्होंने शुरुआत की बंगाल से, अवध को, इस तरीके से, फिर वो मैसूर को उन्होंने जीता,
उसके बाद उन्होंने अब किसको जीत लिया, मराठा साम्राज्य को जीत लिया। यहां महत्वपूर्ण बात है कि मराठा सबसे शक्तिशाली थे, लेकिन अहमद शाह अब्दाली ने जब पानीपत के तीसरे युद्ध में उन्हें पराजित कर दिया तो ये समझिए भारत को एकदम, भारत बिल्कुल लावारिस की तरह हो गया। उस समय कोई उसको संभालने वाला नहीं था और उस पर दावा ठोक दिया अंग्रेजों ने। यही हुआ इस युद्ध में। तो अब सिख, एक अंतिम जो शक्ति बची है भारत में वो है सिख, और अंग्रेजों ने सिखों को भी पराजित करने का निर्णय कर लिया है। और ये अंग्रेज व सिखों के बीच युद्ध होते हैं, 2 युद्ध होते हैं अंग्रेजों व सिखों के बीच। अंग्रेज व सिख के बीच कितने युद्ध होते हैं, 2 युद्ध होते हैं। पहला युद्ध होता है 1845 से लेकर के 1846 तक, और दूसरा युद्ध होता है 1848 से लेकर के 1849 तक। यहां पर प्रथम युद्ध की बात की जाए तो प्रथम युद्ध में कुल 5 लड़ाइयां लड़ी गई थी। एक मुदकी की, फिरोज शाह की, बद्दोबाल की, अलीवाल की और सबराव की। सबराव की लड़ाई जो थी ये निर्णायक लड़ाई थी। ये कैसी लड़ाई है, निर्णायक लड़ाई हुई। और निर्णायक लड़ाई में क्या हुए हैं, हुए तो सभी में सिख पराजित हो गए थे। इसमें क्या हो गए, सिख पराजित हो गए। इस लड़ाई में क्या हो गए, सबराव की लड़ाई में 5 लड़ाइयां हुई हैं। मुदकी की हुई, फिरोज शाह की, बद्दोबाल की, अलीवाल की और सबराव की। सबराव की लड़ाई जो थी वो इस युद्ध में निर्णायक साबित हुई और सिखों की पराजय हो गई। बात आती है अब इसके बारे में कि भाई इसका कारण क्या है। देखिए, कारण इसका कुछ नहीं था, कोई बहुत बड़ा कारण नहीं था। अंतिम सिख सम्राट थे दिलीप सिंह। अंतिम सिख सम्राट हैं कौन, अंतिम सिख शासक हैं दिलीप सिंह। ये कई एग्जाम में पूछा भी गया है। सिख शासक हैं दिलीप सिंह। दिलीप सिंह की एक मां है, दिलीप सिंह की मां है रानी जिंदन। रानी कहते हैं, रानी जिंदन की महत्वाकांक्षा का परिणाम था ये युद्ध, प्रथम युद्ध। लेकिन अंग्रेजों ने इस युद्ध में, आपको बता दें कि ये युद्ध में पूरी तरह से सिखों को पराजित कर दिया है। सिख पराजित हो गए हैं। दूसरे युद्ध के समय यहां पर है डलहौजी, गवर्नर जनरल डलहौजी। गवर्नर जनरल है डलहौजी। और इस युद्ध में 2 लड़ाइयां होंगी, रामनगर की और एक चिलियानवाला की, 3 लड़ाइयां होंगी और तीसरी लड़ाई होगी गुजरात की। और इसमें क्या होगा, इसमें भी सिख क्या हो जाएंगे, सिख पराजित हो जाएंगे यहां पर। और सिख पराजित हो जाएंगे। और सिखों की पराजय के बाद एक खास चीज होगी यहां पर, देखिए, सिख पराजित हो गए और सिखों की पराजय के बाद क्या होगा, अंतिम, मैंने आपको बता दिया कि अंतिम सिख कौन है, सिख शासक। अंतिम सिख शासक हैं आपके दिलीप सिंह। दिलीप सिंह एक बालक हैं। दिलीप सिंह क्या है, एक बालक हैं। और दिलीप सिंह को क्या कर दिया जाएगा, दिलीप सिंह को पेंशन दे दी जाएगी और पेंशन दे करके इनको इंग्लैंड भेज दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, इंग्लैंड भेज दिया जाएगा। ये इंग्लैंड भेज दिए गए भाई, इंग्लैंड भेज दिए गए, वहीं रहे। कोहिनूर यहां से पहली बार कहां पहुंच गया, महत्वपूर्ण बात कि कोहिनूर भारत से इंग्लैंड चला गया। क्यों चला गया, कोहिनूर किसके पास था, कोहिनूर पास था पंजाब राज्य के पास, जिसको अंग्रेजों ने प्राप्त कर लिया है। और कोहिनूर को भारत से इंग्लैंड भेज दिया गया और महारानी के ताज में लगा दिया गया। महारानी के ताज में इसको लगा दिया गया। ये महत्वपूर्ण बात है कि कब अंग्रेजों को कोहिनूर प्राप्त हुआ। तो कोहिनूर प्राप्त हुआ है अंग्रेजों को कब, जब द्वितीय सिख युद्ध में महाराजा दिलीप सिंह की सेना पराजित हो गई है। उनको पेंशन देकर के इंग्लैंड भेज दिया गया है, साथ ही कोहिनूर उनसे ले लिया गया है और वो ब्रिटेन की महारानी के ताज में लगा दिया गया है। तो इसी के साथ अब हम देखते हैं, जैसा कि हमने शुरुआत में ही कहा कि बंगाल को जीता, अवध को जीता, उसके बाद मैसूर को जीता और उसके बाद मराठाओं को जीत लिया और उसके बाद अब पंजाब भी अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। इसी के साथ ये बात तय हो गई कि अब पूरे भारत पर अंग्रेजों का कब्जा हो चुका है। अब इस कब्जे के बाद हम देखेंगे कि भारतीयों के मन में कुछ जागरूकता आएगी, कुछ विरोधाभास उत्पन्न होंगे, अंग्रेजों के खिलाफ कुछ बातें उनके मन में उत्पन्न होंगी, असंतोष उत्पन्न होगा और इसी के साथ भारत में एक क्रांति का उदय होगा। और इस क्रांति का नाम होगा 1857 की क्रांति, जो कि भारतीयों के द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध की गई बहुत बड़ी क्रांति थी। अगर ये क्रांति सफल हो जाती तो भारत अंग्रेजों का गुलाम शायद कभी नहीं बन पाता, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया।
ये क्रांति के बारे में अगली क्लास में हम बात करेंगे, 1857 की क्रांति। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग भी देख रहे हैं, जिन्होंने नहीं किया है सब्सक्राइब करें। जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं प्लीज़ इसको शेयर करिए और अपने मित्रों से भी इसको सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, क्योंकि मैं जल्द से जल्द आप लोगों को चाहता हूं कि YouTube पर लाइव क्लास दूं, और उसके लिए मुझे 1000 सब्सक्राइबर की आवश्यकता पहली है, जो कि YouTube का क्राइटेरिया है। तो आई होप आप ऐसा करेंगे, मुझे उम्मीद है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।